हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अतुल क्रिएटिव। मेरा नाम है अतुल और इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक बिना फॉरवर्ड किए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी प्रक्रम द्वारा एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि आपके पास में पहले जो पदार्थ था उसके गुण अलग होने चाहिए और बाद में जो पदार्थ बना है उसके गुण अलग होने चाहिए, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी प्रक्रम द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थ जो कि भिन्न गुणों वाले हों उनका निर्माण करते हैं, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लकड़ी का जलना, ठीक है। तो लकड़ी के गुण अलग होते हैं और लकड़ी जलने के बाद में राख और धुआं बन जाती है, तो राख और धुएं के गुण अलग होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मोम का पिघलना, ठीक है। तो मोम का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मोम पिघल जाता है तो उसके गुण भी वही होते हैं जो कि उसके गुण ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अब परिवर्तन भी दो तरीके के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की एक बार परिभाषा हम रिपीट करें तो क्या होगी? जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ किसी प्रक्रम द्वारा एक या एक से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना, ठीक है। लकड़ी के जलने के बाद में राख बन जाती है तो उसके गुण बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं 9 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जिसमें से पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विक विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में उपचयन या फिर इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उसके बाद में अपचयन और सबसे लास्ट में आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं, नंबर 1 पे आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो, ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या? संयोजन। और संयोजन का हिंदी में क्या मतलब होता है? जुड़ना, ठीक है। तो जब किसी प्रक्रम में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों जुड़ जाते हैं और एक पदार्थ बन जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, C+O2, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अलग अलग है। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, क्या बन गई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर ये दोनों अलग अलग थे, 2 पदार्थ थे, और लेकिन बाद में ये दोनों मिलकर एक पदार्थ बन गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2H2+O2, जल का बनना, ठीक है। ये बनेगा 2H2O, ठीक है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ थे हमारे पास में, ठीक है, लेकिन बाद में हमें सिर्फ अकेला पदार्थ मिला, क्या? जल, ठीक है। तो दोनों पदार्थों ने मिलकर एक पदार्थ बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे कौन सी अभिक्रिया है हमारी? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? ये भी इसके नाम से ही पता चल रहा है। कैसे? देखो, वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? टूटना या वियोजित होना या अलग अलग हो जाना,
ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे, जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या, जैसे कि हमारे पास में है 2FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, इसे हमने गर्म किया यानी कि ऊष्मा दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि पहले अकेला पदार्थ था और उसके बाद में जब अभिक्रिया हुई तो तीन पदार्थ मिल गए, यानी कि एक अकेले पदार्थ ने कितने पदार्थों का निर्माण किया, तीन पदार्थों का। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ये पदार्थ क्या हो गया, वियोजित। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इसे जब हम सनलाइट में रखते हैं यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो क्या होता है, इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है Ag और क्लोरीन अलग हो जाती है Cl2। ठीक है, तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड अकेला पदार्थ था। ठीक है, और बाद में हमें सिल्वर अलग मिल गया और क्लोरीन अलग मिल गया, यानी कि दो पदार्थ मिल गए। ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड वियोजित हो गया या टूट गया। ठीक है, टूट गया तो कम से कम दो में तो टूटेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। एक बार फिर से मैं परिभाषा रिपीट कर देता हूं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो, कम से कम दो का करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पे आती है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका भी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का क्षेपण करने वाली अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा को निकालने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि देखो CH4 मीथेन प्लस 2O2 एरो, ये मीथेन का दहन अभिक्रिया है। ठीक है, और जब दहन होगा तो आपको पता है कि कोई पदार्थ जब जलता है तो उससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O और प्लस इसमें हमें क्या मिलेगी, ऊष्मा, यानी कि हमें थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, ऊष्मा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, आपने घरों में देखा होगा कि जब हम पुताई करते हैं, ठीक है, तो जो चूना लेके आते हैं उसे जब हम पानी में डालते हैं तो पानी खोलने लगता है। क्यों खोलने लगता है, क्योंकि इस अभिक्रिया से हमें ऊष्मा मिल रही होती है। क्या अभिक्रिया होती है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है और प्लस ऊष्मा मिलती है, और यही ऊष्मा पानी को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, एकदम खौला देती है। ठीक है, तो देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हुई, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है या फिर ऊष्मा प्राप्त होती है, तो क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 पे जो अभिक्रिया है हमारी, वो है दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो ये भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करने वाली अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। क्या, कि यहां तो हमें ऊष्मा मिल रही थी, लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हमें अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके वो अभिक्रिया होगी, अदरवाइज वो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखो
N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO। ठीक है, अब ये अभिक्रिया तभी होगी जब आप इसे ऊष्मा देंगे। ठीक है, जब आप इसे ऊष्मा देंगे तो ये अभिक्रिया होगी, अदरवाइज ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों बात समझ में आई, ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2FeSO4। ठीक है, इसे हमने क्या किया, ऊष्मा दी, तो ये क्या हो गया, ये वियोजित हो गया, क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यही वाला एग्जांपल हमने अभी वियोजन अभिक्रिया में भी लिखा था। ठीक है, तो देखो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है। क्यों, क्योंकि जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तब ही ये टूटता है। ठीक है, जब तक आप गर्म नहीं करोगे तब तक ये नहीं टूटेगा। तो इसको टूटने के लिए किसकी जरूरत है, ऊष्मा की, यानी कि इस अभिक्रिया को होने के लिए किसकी जरूरत है, ऊष्मा की। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के होने के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद में दोस्तों नंबर 5 पे आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 पे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो हमें क्या पता चल रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन करने वाली अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन यानी कि एक जगह से हटा देने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे आप, वह अभिक्रिया, अब कौन किसे हटा देगा, कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा देगा। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और सरल हो जाएगा समझना। जैसे कि हमारे पास में है आयरन Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो इसमें जो कॉपर है वो सल्फेट आयन के साथ में है, CuSO4 है, लेकिन इसमें से कॉपर क्या होता है कि इस Cu को तो बाहर निकाल देता है, यानी कि क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और SO4 के साथ में खुद जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और उसकी जगह किसने ले ली, खुद ने। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक और देखो, जैसे कि हमारे पास में लेड था, Pb प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड था, तो इसमें से ये जो लेड है ये क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा, और उसकी जगह खुद ले लेगा। क्या बन जाएगा फिर, PbCl2 प्लस Cu, यानी कि लेड ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, उसके यौगिक में से हटा दिया और उसकी जगह खुद ले ली। तो ये कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग हटा देता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नंबर 6 पे आती है हमारी द्विक विस्थापन अभिक्रिया। द्विक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि इसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे को हटा देते हैं। इसमें तो एक पदार्थ दूसरे को हटा देता है और इसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे को हटा देते हैं, और दोनों पदार्थ एक दूसरे को हटा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं, हमारे पास में कोई यौगिक है Na2SO4 और प्लस दूसरा यौगिक है, मान लो हमारे पास में BaCl2। ठीक है, तो इसमें देखो बेरियम के पास में क्लोरीन आयन है और सोडियम के पास में सल्फेट आयन है। ठीक है, तो इसमें से ये क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये तो इसको ले लेगा क्लोरीन आयन को, और ये जो बेरियम है ये सल्फेट आयन को ले लेगा।
यानी कि दोनों में आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान, के भाई तू मेरा ले ले और मैं तेरा ले ले रहा हूं। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ Na2 है और यहाँ Cl2 है, तो ये बनेगा 2NaCl, और प्लस यहाँ Ba है और यहाँ क्या बचा SO4, तो ये बनेगा BaSO4। यानी कि दोनों ने क्या किया कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 7 पे आती है उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन, और इस उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ऑक्सीकरण नाम से इसे समझना ज्यादा सरल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रही है और ये जो अभिक्रिया है पूरी ये ऑक्सीजन के ऊपर ही टिकी होती है। कैसे, तो समझो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब ऑक्सीजन कैसे जुड़ती है, देखो, जैसे कि C+O2 क्या बना, CO2, पहले कार्बन अकेला था, उसके बाद में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख दो, हमारे पास में 2Cu कॉपर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया 2CuO। ठीक है, तो कॉपर से पहले ऑक्सीजन अलग थी और बाद में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाती है क्या कहलाती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, आप इंटरनेट की साइट पे चले जाइएगा। ठीक है, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आपको वहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, परिभाषा भी और उदाहरण भी। ठीक है, तो साइट को चेक करना एक बार मत भूलिएगा, साइट पर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर पे आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो अपचयन अभिक्रिया होती है ये ऑक्सीकरण की जस्ट उल्टी होती है। जस्ट उल्टी कैसे होती है, देखो, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है किसी पदार्थ से, लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, कैसे निकल जाती है, देखो, हमारे पास में कोई पदार्थ है, मान लो 2CuO। ठीक है, प्लस या केवल CuO ही ले लेते हैं हम। ठीक है, प्लस H2 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, Cu तो अलग हो जाएगा और बनेगा H2O। ठीक है, यानी देखो पहले ऑक्सीजन Cu के साथ में थी और बाद में Cu हो गया अकेला, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुई, निकल गई। तो ऑक्सीजन निकल गई तो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, हमारे पास में है लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस कार्बन। ठीक है, दोनों ने अभिक्रिया करी तो क्या बना, 2Pb प्लस CO2। ठीक है, तो देखो पहले ऑक्सीजन किसके साथ में थी, लेड के साथ में, और बाद में लेड कैसा हो गया, अकेला, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में दोस्तों अगली और आखिरी अभिक्रिया होती है हमारी नंबर 9, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और इसमें अपचयन भी होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास में ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है कार्बन।
तो यहां पर Zn अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब आप ये देखिए कि वो कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। तो देखो ZnO से क्या बन रहा है हमारा Zn, ठीक है, और C से क्या बन रहा है CO, ठीक है, यानी कि ZnO से बना Zn और C से बना CO। ठीक है, अब देखो Zn के साथ में O था और यहां पर Zn अकेला है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकल गया तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। क्यों, वह अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन निकल जाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और यहां पे कार्बन अकेला था और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो ये कौन सी होगी दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ में, तो ये होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ZnO से Zn बना, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास में है CuO प्लस हाइड्रोजन ने इसके साथ अभिक्रिया की, तो ये क्या बन गया, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, क्या, एक तो CuO से बना Cu और H2 से क्या बना H2O। ठीक है, तो Cu के साथ में पहले O था और बाद में Cu अकेला हो गया, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन जब निकल गया तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाता है, तो यहां भी ऑक्सीजन निकल गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पर क्या हो गया, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन गया जुड़, तो ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रियाओं के दो उदाहरण, जिनसे कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें एक पदार्थ के साथ में तो अपचयन अभिक्रिया होती है और दूसरे पदार्थ के साथ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। ठीक है, और सभी प्रकार की अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो साइट पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स विद एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा।